नमस्कार। एक तरफ बीजेपी बटोगे तो कटोगे के एजेंडे पर एक वर्ग के लोगों को दूसरे वर्ग के लोगों से डराती है, लेकिन बार बार संविधान के आगे मुंह की खाती है। सीजीआई चंद्रचूड़ चलते चलते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर एक बड़ा फैसला सुना गया। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जे को बहाल कर दिया है और इस पर अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का कहना है कि इसने संविधान पर उनका भरोसा और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। साथ ही झारखंड में और महाराष्ट्र में चुनाव है। बीजेपी के पास हिंदू और मुसलमान के अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं बचा है। मदरसों को लेकर हाईकोर्ट का जो फैसला था, जिसमें वो संवैधानिक नहीं थे, उस पर भी एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को संवैधानिक करार दे दिया है। आज इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं, उनसे बात करते हैं। रविकांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और आज का जो फैसला है वो बेहद महत्वपूर्ण है। संविधान में पहले से ही प्रावधान है, आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारों से संबंधित है। उनकी संस्कृति, उनके शिक्षण संस्थान, उनकी भाषा। और ये भी ध्यान रखे जाने की बात है कि अल्पसंख्यक का मतलब केवल धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक नहीं है, हम्म। वो भाषाई अल्पसंख्यक भी हैं। तो दक्षिण भारत के संस्कृति और भाषा है वो भी इन्हीं आर्टिकल्स के जरिए संरक्षित होती है। उसी तरह से जो अल्पसंख्यक संस्थान है, चाहे वो सिख धर्म से जुड़े हुए हों, चाहे इस्लाम से जुड़े हुए हों या क्रिश्चियन से जुड़े हुए हों, उनको संरक्षण प्राप्त है बाकायदा संविधान के जरिए। एक और महत्वपूर्ण बात संविधान के संदर्भ में है, प्रज्ञा जी, अभी मोदी जी ने कुछ दिनों पहले ही सरदार पटेल की जयंती मनाई, सबसे बड़ी स्टैच्यू उनकी बनाई। अल्पसंख्यक मामलों की जो समिति थी संविधान सभा में, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे और उनके ही संरक्षण में अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार बने थे, संरक्षित हुए थे संविधान में। लेकिन ये दरअसल सरदार पटेल का नाम बेचते हैं। इनको सरदार पटेल के विचारों से कोई लेना देना नहीं है, उनके भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। तो आज मुंह की खानी पड़ी। जो आप लगातार चिल्ला रहे थे कि साहब उसका माइनॉरिटी का दर्जा खत्म होना चाहिए, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, अभी जामिया को लेकर के भी सवाल है, मदरसों को लेकर के लगातार इल्जाम लगते रहे, आरोप लगते रहे। आरोप नहीं, अगर आपके पास कोई सबूत है तो उसको पेश करिए कि साहब मदरसे ये कर रहे हैं। अब सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि जो सरस्वती शिशु मंदिर है, विद्या मंदिर है, उनमें किस तरह की एजुकेशन दी जा रही है। सवाल तो ये भी आएगा अगर आप ये कहते हैं। तो आरोप अगर उनमें दम है तब तो लगाए जाने चाहिए, अदरवाइज नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता परक राजनीति है। इनकी लगातार कोशिश, और आज से नहीं है, आजादी के बाद जो जनसंघ थी और जनसंघ का ही अवतार है भारतीय जनता पार्टी, वो आज भी मुसलमानों के नाम पर हिंदुओं को डराते हैं। हिंदू धर्म तब से ज्यादा खतरे में है जब से मोदी जी आए, जब से योगी जी है उत्तर प्रदेश में धर्म खतरे में है। बटेंगे तो कटेंगे ये बात कह रहे हैं। अरे साहब, सत्ता आपके पास है, ब्यूरोक्रेसी आपके पास है, पुलिस प्रशासन आपके पास है, फिर भी डर है कि बटेंगे तो कटेंगे। पर बुलडोजर न्याय आपका जो चल रहा है, पुलिस प्रशासन, इसको खत्म कर दीजिए, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो दरअसल लोगों को डराए रखना, और हो क्या रहा है, एक चढ़ गया था किसी के घर पर, उसने भगवा झंडा वहां लहराया और वो बेचारा मारा गया। इनके बच्चे कहां जा रहे हैं? जो लीडर्स हैं बीजेपी के, जरा उठा करके देख लीजिए, अमित शाह के लड़के से लेकर के और शिवराज सिंह चौहान के बेटा बेटी तक, वो कहां हैं? वो क्यों नहीं आते धर्म बचाने के लिए? धर्म बचाने के लिए ये गरीब, दलित, पिछड़ा, वंचित तबका है, वो किसान और मजदूर के बेटे हैं। उन्हें आप कभी ये ख्वाब नहीं पैदा होने देंगे कि वो डीएम बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, वो इंजीनियर बने, वो मैनेजमेंट में जाएं, वो विदेश पढ़ने के लिए जाएं। ये आप कभी ख्वाब नहीं देंगे। उनको आप डराएंगे। डराने की जो राजनीति है वो अब चलेगी नहीं प्रज्ञा जी। लेकिन ये है कि मानते नहीं, क्योंकि इनके पास कोई और मुद्दा है नहीं। बीजेपी से ये हिंदू मुसलमान वाला जो एजेंडा है यही छीन ले तो बचेगा क्या भाजपा के पास? चुनाव कैसे लड़ेगी भाजपा की चुनाव, कोई चुनावी एजेंडा नहीं है उसके पास।
दरअसल भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में अच्छा रोल अदा करती है, सत्ता में रहने का शऊर इन्हें आज भी नहीं आया, सत्ता चलाई कैसे जाती है। एक्चुअली इनका राजतंत्र में विश्वास है। अभी देखा था ना आपने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो राहुल गांधी के लेख पर प्रतिक्रिया दी, आरएसएस ने भी लिखा राजाओं महाराजाओं के पक्ष में। तो इनकी मानसिकता लोकतंत्र के पक्ष वाली नहीं है, ये राजतंत्र में विश्वास करने वाले हैं। तो जनता इनको वो नागरिक ना बने, वो केवल जनता बनी रहे, माई बाप कहती रहे और राजा का जो फरमान हो उसको स्वीकार कर ले, ये ऐसा देश चाहते हैं। लेकिन अब है क्या कि आप सत्ता चला जरूर रहे, लेकिन आपने किसानों का क्या छीना, नौजवानों के हौसले छीन लिए, एजुकेशन उनकी छीन ली, बुजुर्गों के जो स्वास्थ्य होना चाहिए, जो सुविधाएं वो आपने छीन ली। अडानी साहब को बढ़ाने में आप लगे हुए, अंबानी साहब वहां पहुंच रहे हैं। पूरे देश का जो कारपोरेट है वो एक जगह सिमट करके जा रहा है। इसीलिए प्रज्ञा जी बार बार कहता हूं कि दरअसल ये जो सरकार है उसमें गुजराती उपनिवेश बन गया है ये देश। उसके दो तीन बड़े उदाहरण उत्तर प्रदेश से ही मैं दे देता हूं। अयोध्या में जो पूरा राम मंदिर परिसर बना, अब वहां जाकर के आप देख लीजिए किसकी दुकानें हैं, किसके होटल हैं। आप काशी चले जाइए, विश्वनाथ मंदिर में प्रसाद बनाने वाली कंपनी गुजराती है। अयोध्या में साइकिल स्टैंड का ठेका जिसके पास है वो गुजराती है। तो हो क्या रहा है इस देश में? तो आपको सत्ता की केवल मलाई खानी आती है, आप लोगों के हित में उनके हित में कोई नीतियां नहीं बनाना चाहते, और इसीलिए अनरेस्ट है, लोगों में गुस्सा है, लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब लोगों के गुस्से को आप डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुसलमान पर आ जाते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई और विकल्प है नहीं, और ये चलने वाला है नहीं। इसका सबसे बड़ा सबूत राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की पराजय, इससे बड़ा उदाहरण और कोई हो नहीं सकता है। अब डराने पर तो ले हुए, इनका राम मंदिर से काम नहीं चला। अब देखिए कितने बड़े रामद्रोही हैं, जब इनको लगा कि राम मंदिर से काम नहीं चल रहा है तो मुसलमानों के खिलाफ डर पैदा करने लगे। ये दोनों अलग चीजें हैं, राम का संबंध मुसलमानों से नहीं है। तो राम मंदिर आपने बनाया, अरे राम मंदिर के नाम पर आप मांग लेते, राम के नाम पर मांग लेते अगर आप राम की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो चूंकि चली नहीं। आस्था अपनी जगह है, लोग जानते हैं कि उनके हितों का संरक्षण कैसे होगा। अब मंदिर और आस्था, धर्म, पूजा ये लोगों का व्यक्तिगत मामला है, इसका राज्य से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर आपने मुसलमानों के खिलाफ डराना शुरू कर दिया। इसीलिए आपने कहा ना, इनके पास कोई और एजेंडा है नहीं, ये डर और हिंसा की राजनीति करना जानते हैं और उसी के जरिए सत्ता चलाना जानते हैं। इसीलिए आज इस देश में जो आम आदमी है, कुछ भक्त मंडली को आप छोड़ दीजिए, इसके अलावा हर आदमी बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ है और वो नए विकल्प की तलाश कर रहा है। वो विपक्ष को सत्ता में देखना चाहता है, और तो कोई तीसरा विकल्प हो नहीं सकता। जो भी विपक्ष है, जैसा भी है, उसको वो चाहता है कि इनकी जगह पर ये लोग आ जाए। अच्छा रविकांत सर, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बहुत ज्यादा दुष्प्रचारित किया गया, और अब सुप्रीम कोर्ट यानी सीजेआई चंद्रचूड़ ने चलते चलते जो फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लोग ये कह रहे हैं संविधान पर और ज्यादा विश्वास होने लगा है उनको। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, इसका असर क्या पड़ेगा अब आगे? देखिए, इससे क्या हुआ कि जो अभी अल्पसंख्यक तबके में एक निराशा पैदा हो गई थी संविधान को लेकर के, और उनके भीतर एक डर पैदा हो गया था कि सरकार अगर संविधान भी हमको संरक्षित नहीं कर रहा है और सत्ता सीधे तौर पर हमारे खिलाफ खड़ी हुई है, तो फिर जो कभी गांधी जी से अंबेडकर ने कहा था, वो कई बार मुझे वो ध्वनि सुनाई पड़ती है। अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी गए थे, तो जो दुख उनको हुआ, जब वो एक अलग हिस्सा है इतिहास का, लेकिन जो बात कही थी सिर्फ मैं वो रख दे रहा हूं। अंबेडकर ने कहा था कि गांधी जी, मेरा कोई देश नहीं है। आज मुसलमानों को ये लगने लगा कि ये मेरा देश नहीं है, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी समाज,
मुसलमानों ने इस देश को च्वाइस के रूप में अपना देश बनाया। उनके पास एक मौका था पाकिस्तान जाने का, वो बाई च्वाइस इंडिया में है। आपने जो उनको महसूस कराया बहुत अच्छा, इसीलिए स्वागत योग्य है कि आज मुस्लिम समाज को यह लगने तो लगा है कि ना कि संविधान हमारी सुरक्षा कर रहा है, और ये वो संविधान है जिसके आर्किटेक्ट डॉक्टर अंबेडकर है, और जिसे बनाने में उस समय के तमाम बुद्धिजीवियों की भूमिका है, सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, तमाम बुद्धिजीवी, वो उसमें नेहरू से लेकर के पटेल और मौलाना साहब, इन तमाम लोगों की बड़ी भूमिका है। इसलिए आज वो संविधान उनकी सुरक्षा कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट भी बंधा हुआ है उससे। आज 4 और 3 के मुकाबले में जो जजमेंट आया, वो सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए नहीं है, ये समूचे अल्प मुसलमानों के संदर्भ में, समूचे अल्पसंख्यकों के संदर्भ में, कल को सिख के लिए होता, परसों क्रिश्चियन के लिए होता, और मैं समझता हूं पूरे देश के लिए। माइनॉरिटी, उसमें भाषिक अल्पसंख्यक भी हैं, और उसमें नस्लीय अल्पसंख्यक भी, नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका है, वो भी अल्पसंख्यक है। इस लिहाज से ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है, ये समूचे देश का मामला है। और संविधान के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट दिया है, मुझे लगता है कि वो आश्वस्तकारी है और लोगों के संविधान में विश्वास को मजबूत करने वाला जजमेंट है। अच्छा, एक बात और है रविकांत सर, कि हम अभी देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत किसी ने नहीं सोचा था कि वो मंगलसूत्र और मछली मटन इससे नीचे जा सकते हैं। हालांकि लोगों ने उनको निराश नहीं, उन्होंने लोगों को निराश नहीं किया, वो और नीचे स्तर पर चले गए। अब झारखंड में कह रहे हैं कि वो आपकी बेटियां छीन ले जाएंगे, इसलिए भाजपा को वोट करना है। इसको कैसे देख रहे हैं रविकांत सर? ये राजनीति की अश्लील भाषा है, अब बेहद निराशाजनक नहीं, बहुत मैं कहूं कि निम्न कोटि की भाषा है। इस तरह की भाषा राजनीति में, मैं ये मानता हूं कि राजनीति हमेशा विभाजन के आधार पर होती है। विभाजन का आधार क्या है आपका? डेवलपमेंट, एजुकेशन, लोगों का हित। आपको याद होगा जब मोदी जी 14 में आए थे तो क्या कह के आए थे? अच्छे दिन लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, किसानों की आय दोगुनी देंगे। अच्छा था। आप जब विभाजन इस आधार पर कर रहे थे कि भाई उस सरकार, जो पिछली सरकार थी, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसमें लोगों का हित नहीं हुआ, इस आधार पर आपने वोट मांगा, लोगों ने आपको वोट किया, आप जीत करके आए। 30 साल में, 3 दशक के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार लोगों ने आपको दी। लेकिन इसके बाद आप जिस पर आ गए, ये तो बड़ा अपमान है इस देश के लोगों का, भारत के संविधान का, और उससे ज्यादा भारत की संप्रभुता। जब आप ये कह करके डराते हैं कि बेटियां छीन करके ले जाएंगे, तो प्रधानमंत्री निकम्मा है क्या? मुझे ये बताएं, होम मिनिस्टर निकम्मा है क्या? कौन घुसपैठी है? घुसपैठिए कैसे भारत में आते हैं? बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ा सवाल है सर ये। कैसे आते हैं? बड़ी बात है। जो अर्धसैनिक बल है, जो बीएसएफ है, वो किसके अंडर में आता है? होम मिनिस्टर के। तो होम मिनिस्टर का रिजाइन कराइए, आप बनाइए ना जो कोई योग्य होम मिनिस्टर हो। ये गुमराह करना कि घुसपैठिए आ जाएंगे, वो छीन ले जाएंगे, ये कर ले जाएंगे, ये लोगों को डराना। और मुझे लगता है कि इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं डराया था इस देश को। इस देश के लोगों को इतना कभी अंग्रेजों ने भी विभाजित नहीं किया था, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जितना ये विभाजित कर रहे हैं, जितना इन्होंने अपमान किया इस देश की बेटियों का, ये घनघोर अपमान है। वो प्रधानमंत्री जो नारा देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत हुआ नारी का अपमान अब की बार मोदी सरकार, ये कहने वाला व्यक्ति आज ये कह रहा है 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद, विपक्ष में नहीं है वो व्यक्ति, सत्ता में है, और जब वो ये कहता है कि बेटियां छीन ले जाएंगे, तो या तो प्रधानमंत्री निकम्मा है या फिर वो लोगों को बेवकूफ समझता है। लोग बेवकूफ हैं क्या? और आज तो एक नया नारा दिया रविकांत सर, कह रहे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे।
आज आज नहीं, इसके पहले भी बोल चुके हैं वो। उन्होंने योगी जी को कॉपी किया है। अब ये मोदी जी की हालत हो गई है। जो यहां एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये पूरा नारा है योगी जी का जी। वो उन्होंने अंग्रेजी का एक शब्द जोड़ दिया उसमें, ताकि लगे नहीं कि साहब योगी जी का कॉपी कर रहे हैं। कॉपी किया है। एक आपसे ज्यादा विभाजित कौन करता है इस देश को? कैसे लोग, कौन एक नहीं है, जरा बताया जाए। ये देश कहां से विभाजित है? सीमाओं की कभी सुरक्षा खतरे में पड़ी इस देश में? एक 62 का छोड़ दीजिए, उसके बाद भारत बहुत आगे निकल चुका है। कोई आंख उठा करके तो देखे, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, वो दरअसल आप लोगों को भयभीत करना चाहते हैं। एक रहेंगे, आप रहने देंगे तब ना। इस देश के लोग तो एक रहना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक रहना चाहते हैं, लेकिन आप रोज बांट रहे हैं। तो जो खड़गे जी ने कहा था झारखंड में कि बांट भी आप रहे हैं और काट भी आप रहे हैं, ये कर कौन रहा है? कोई और दूसरा थोड़ी ना कर रहा है। तो ये जवाब तो खड़गे जी ने उनको बेहतर दिया, लेकिन दरअसल उनके पास कुछ है नहीं। आज फिर वही बात कहने लगे वो। अंग्रेज चले गए, इन्हें छोड़ गए। हाँ, ये अंग्रेजों से आगे के हैं। दरअसल पूरे आरएसएस का जो पैटर्न है वो हिटलर शाही और मुसोलिनी से मिलता जुलता है। वो काली टोपी से लेकर के और पूरा ये जो शाखा लगाई जाती है वो सब कुछ मुसोलिनी से मिलता जुलता है। ये जो लाठी डंडा लेकर के चलते हैं वो भी पूरा उसी से, जो सैन्य तंत्र में बदलने का जो पूरा षड्यंत्र है वो भी उसी फांसीवाद से मिलता जुलता है। इनकी तो पूरी कोशिश ही यही है कि इस देश के लोगों को गरीब बना करके रखना। पिछले 10 साल में मैं एक ही उदाहरण देता हूं कि इस देश में अगर तरक्की हुई है या ये देश कमजोर हुआ है, लोग गरीब हुए हैं, ये केवल आप मंदिर के सामने लगने वाली लाइन से आप पता कर सकते हैं। हम लोग तो दोनों लखनऊ में हैं। आज के 10 साल पहले लाइन कितनी बड़ी होती थी और आज कितनी लंबी, आज जरा देख लीजिए। मैंने तो कानपुर में बाकायदा स्टडी करवाया 3-4 बंदरों में, और इस बीच में कौन कौन लोग आए भीख मांगने के लिए, ये सारी मैंने सोशियोलॉजी का स्टडी कराई है। ये सब 10 साल के भीतर 2 गुनी से ज्यादा लाइन हुई है। काम नहीं है लोगों के पास, और लोगों के पास पोषण के लिए वो उनके थाली का जो भोजन था वो छिन गया। सब्जी का दाम देख लीजिए आप कहां है, महंगाई चरम पर है। और ये जो स्थिति है उसमें आप केवल धर्म की अफीम चटाएंगे। अब तो ड्रग्स भी जा रहा है ना। पंजाब की एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहां से पकड़ा गया, और हम लोग ये पूछ ही रहे थे कि साहब मुंद्रा पोर्ट पर, जो अडानी साहब का पोर्ट है, वहां 100 किलो से ज्यादा तो पकड़ा गया है। जो पार हो गया है वो कहां गया है, वो जरा पता किया जाए कि ये गया कहां है। अब वो समझ में आ रहा है। नौजवानों को आप नशेड़ी बनाना चाहते हैं, आप उनको एजुकेट नहीं करना चाहते हैं, आपके पास कोई संसाधन नहीं है, कंपनियां आप छोड़ करके देश जा रही हैं। 10 साल में कई लाख लोग इस देश को छोड़ करके विदेश चले गए। मोदी जी बोलते थे कि हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं, अमेरिका के लोग वीजा लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाएं। अभी क्या हो रहा है, मोदी जी के अपने गृह राज्य गुजरात के लोग जा रहे हैं अमेरिका, कनाडा, यूरोप, वो डंकी बन करके वहां से वापस किए जा रहे हैं, लोग भेजे जा रहे हैं अवैध आवर्जन के जरिए जो जा रहे थे। गुजरात के गरीबों के लिए भी नहीं है, केवल उन गुजराती उद्योगपतियों के लिए सरकार चल रही है। तो इनके पास कुछ है नहीं, इसीलिए ये मीट, मछली, मटन, बेटियां, अरे पहले तो मंगलसूत्र की बात आप कर रहे थे, भैंस छीन ले जाएंगे। मतलब ये कौन सी भाषा है? चलो वो भी हम लोगों ने मजाक में ले लिया कि आप भैंस छीन ले जाएंगे। अब जब आप ये कह रहे हैं, बड़ी बात है, जब आप ये कह रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो आप कहां हमला कर रहे हैं?
आप बेटियों का अपमान कर रहे हैं इस देश में। ये बात बेटियों तक जा रही होगी। इस देश की महिलाएं इस बात को समझ रही हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। और ये वही लोग हैं जो पितृसत्तात्मक हैं। मनुवादी व्यवस्था क्या है? उसमें स्त्री कभी स्वतंत्र ही नहीं है। मनुस्मृति में सीधा लिखा है, बचपन में पिता के साए में वो रहेगी, जवानी में पति के संरक्षण में, बुढ़ापे में बेटे के संरक्षण में। स्त्री स्वतंत्र नहीं है, ये मनुस्मृति का विधान है। और क्या क्या है वो मैं नहीं कहूंगा। तो ये इनकी मानसिकता वही है स्त्रियों को लेकर के, कोई मन में सम्मान नहीं है। इसीलिए ये संविधान स्त्रियों को, है रविकांत सर। संविधान ने महिलाओं को संरक्षण दिया, उनकी गरिमा को संरक्षित किया, उनको व्यक्ति माना, नागरिक माना। और मोहन भागवत क्या कहते हैं कि पत्नी अगर पति की सेवा ना करे तो निकाल के बाहर कर दो। ये मोहन भागवत। अरे भाई, आप तो शादी किए नहीं, दूसरों को काहे दे रहे हैं उपदेश कि कौन कैसे पति पत्नी रहेंगे। अच्छा रविकांत सर, अब चुनाव पर आ जाते हैं। झारखंड और महाराष्ट्र दो जगह चुनाव है। पूरी ताकत बीजेपी ने पहले महाराष्ट्र में झोंकी और अब सारी ताकत महाराष्ट्र से उठा करके झारखंड में शिफ्ट कर दी है। आपको क्या लग रहा है कि आज झारखंड में बीजेपी का ये बटोगे तो कटोगे, जिस तरह के बयान, जिस तरह के भाषण नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, बतौर प्रधानमंत्री दे रहे हैं, उन्होंने ये बात कही कि बेटियां छीन ले जाएंगे अगर आप भाजपा को वोट नहीं करेंगे तो बोलो। तो आपको क्या लग रहा है, क्या इसका कुछ असर होगा, कुछ काम करेगा ये? देखिए प्रज्ञा जी, महाराष्ट्र में क्या हुआ ना कि उल्टा हो गया सब कुछ। महाराष्ट्र में एक तो गद्दारी नहीं वहां के लोग बर्दाश्त करते हैं। शिवसेना, एकनाथ शिंदे और इधर अजीत पवार एनसीपी ने जो किया उसको लेकर के लोगों में नाराजगी थी, नंबर एक। नंबर दो, गुजरात बहुत सारे काम धंधे चले गए, कंपनियां चली गई, वो एक नाराजगी थी कि रोजगार छीना आपने। महाराष्ट्र जो कभी देश में नंबर एक पर होता था आर्थिक रूप से, वो आज छठे नंबर पर है। तो आपकी सरकार में क्या हुआ, महाराष्ट्र नीचे गया। और इधर अडानी साहब को धारावी में भी मिल रही जमीन है। तो एंटी इनकम्बेंसी महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा थी। और इधर संविधान वाला इशू है जिसको राहुल गांधी ने लगातार पकड़ा हुआ है। तो वो डॉक्टर अंबेडकर की कर्मभूमि है, हालांकि उनकी तो पैतृक भूमि भी है, जन्म हालांकि उनका मध्य प्रदेश में हुआ था। तो महाराष्ट्र की वो जमीन है जहां सामाजिक न्याय, आरक्षण, जहां जाति जनगणना, संविधान, ये बड़े मुद्दे हैं। तो महाराष्ट्र उनके हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। अब झारखंड में वो ये बात क्यों कह रहे हैं? झारखंड की अगर आप डेमोग्राफी को देखेंगे तो झारखंड गरीब स्टेट है। गरीबों को गुमराह करना ज्यादा आसान है। तो पहले उनको डराइए, फिर उन्हें कुछ प्रलोभन दीजिए। अभी तो वहां पैसा झोंका जाएगा, डर के बाद वोट खरीदा जाएगा और उसके बाद चुनाव जीत लीजिए। लेकिन क्या यह संभव है? अब महाराष्ट्र के इलेक्शन में, झारखंड के इलेक्शन में धारा 370 नहीं वो जो हट गई है वो फिर से बहाल नहीं होगी। ये कौन सा मुद्दा है साहब? झारखंड में कौन सा मुद्दा है ये कोई नेशनल चुनाव भी नहीं है। अब आप यहां आकर के वही, मुझे तो कई बार लगता है कि ग्रंथि है आरएसएस और बीजेपी के लोगों में, उन्हें मुसलमान नाम से कुछ घृणा और कुछ डर खौफ है, तो वो लोगों तक वो पहुंचाते रहते हैं क्योंकि उससे कभी बाज नहीं आते। तो यहां आप बेटी का वो दिखा रहे हैं। अरे साहब, आदिवासियों की एक सबसे बड़ी बेटी सबसे बड़े पद पर बैठी हुई है और अगर राष्ट्रपति जी के रहते हुए भी आदिवासी बेटियों की जान और इज्जत खतरे में है तो फिर राष्ट्रपति जी क्यों बैठी हैं? उनको तो निर्देश देना चाहिए कि किस तरह की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री। सर ऐसी भाषा कोई छोटा मोटा नेता, कोई छुटभैया नेता, सड़क चलता लड़का बोलता समझ में आता। बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें लोग ऐसी भाषणों में कह जाते हैं, चुटकी बजाते ही बोल जाते हैं। इस बात के पीछे क्या है, इस बात के आगे क्या है, इस बात के मतलब क्या है, मायने क्या है? आप तो अपने ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आपकी सरकार निकम्मी है, आपकी केंद्र सरकार निकम्मी है, आपकी डबल इंजन की सरकार निकम्मी है। नहीं, इनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको एक
ऐसा इकोसिस्टम पैदा करना है जिसमें लोग कुछ और सोच ही नहीं पाए। लोग रोजगार की बात ना करें, लोग आमदनी की बात ना करें, लोग अपने अधिकारों की बात ना करें, स्कूल की बात ना करें, पढ़ाई लिखाई की बात ना करें, डिग्री की बात ना करें, नौकरी की बात ना करें। लोगों को केवल एक भय व्याप्त कर देना, और उसके जरिए चूंकि आपके पास पूरा तंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, बीजेपी के पास एक पूरा चुनावी तंत्र है, और उस चुनावी तंत्र में चुनाव आयोग भी शामिल है। अब ये कहने में हमें कोई डर नहीं है, ना कोई संकोच है। चुनाव आयोग जिस तरह से करता है कि आप झारखंड में डीजीपी को चुटकियों में हटा देते हैं और महाराष्ट्र में आप इतने लंबे समय के बाद करते हैं, ये दिखाता है कि आप किस तरह से पक्षपात कर रहे हैं। अब ये कहीं कुछ भी ढका छुपा नहीं है। चुनाव आयोग से लेकर के गोदी मीडिया तक, कारपोरेट से लेकर के, सब आपके मददगार हैं, आप लोगों को गुमराह भी कर सकते हैं। तो पूरी चुनावी मशीनरी बीजेपी के पास है, उसका फायदा उनको मिलता है कि लोगों की चेतना को शून्य कर दिया जाए, उनको भयभीत कर दिया जाए, और उसके बाद खेल कर लिया जाए। फिर बताया जाए, देखिए साहब, ये डायलॉग दिया जा रहा था, समाज विभाजित हो गया था इसलिए हम चुनाव जीत गए, जबकि चुनाव आप दूसरे हथकंडों से जीतते। सवाल तो ईवीएम पर भी है ना। अभी ईवीएम को लेकर के सरकार क्यों, चुनाव आयोग क्यों नहीं उसको हटाता है? चलिए आप विधानसभा में ही आजमा लीजिए ना, करा लीजिए बैलेट पेपर से, क्या प्रॉब्लम है? झारखंड छोटा स्टेट है, उसी में करा लीजिए बैलेट पेपर से। आपको विपक्ष का और लोगों के संदेह को खत्म करना है, विपक्ष का मुंह बंद करना है, चुनाव आयोग को करना चाहिए। हम छोटे स्टेट में आज शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं करेगा। तो है कुछ नहीं बीजेपी के पास, आपके पास डिलीवरी, आपके पास कुछ नहीं कि हमने 10 साल में क्या किया। तो फिर आप यही करते हैं और कुछ नहीं। एक तारीफ करनी पड़ेगी कि मोदी जी हार नहीं मानते इतनी आसानी से। फिर भले ही देश की गरिमा, बेटियों की इज्जत कुछ भी नीलाम करनी पड़े, कैसी भी भाषा बोलनी पड़े, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे और उसी दमखम से लड़ेंगे। तो जो आगे पीछे सोचता नहीं है, हम लोग भी बोलते हैं तो आगे पीछे सोच करके बोलते हैं, बिल्कुल। और कभी अगर जबान फिसलती है तो उस पर अफसोस भी जाहिर करते हैं। ऐसे तो कभी होता नहीं, लेकिन अगर बाय बाय द वे हम इंसान हैं, होता है। मोदी जी कल कहे कि भाई वो बात हमसे फिसल गई थी, हम वो वापस ले, कोई नहीं कहेगा कि आप माफी मांग लीजिए। मोदी जी ये कहें कि वो धोखे से निकल गया था, मैं कुछ और कहना चाहता था, लेकिन आप तो जानबूझ करके कह रहे हैं, आपको कोई परवाह नहीं। ये सीधे तौर पर ये दिखाता है। इसलिए प्रज्ञा जी, हमें उनसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो भाषा के स्तर को बनाए रखेंगे। वो संविधान के सामने नाक रगड़ सकते हैं, माथा टेक सकते हैं, लेकिन जब माथा टेक रहे होंगे तो मोदी जी के दिमाग में चल क्या रहा होगा, जरा इस बात को देखिएगा, भी सोचिएगा। कैमरा किधर है? कि जिस संविधान ने झुकाने के लिए मजबूर कर दिया, मोदी जी उस संविधान के साथ क्या करने के लिए सोच रहे हैं। बिल्कुल। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को यह बात जाननी चाहिए, समझनी चाहिए कि मोदी जी की असली मंशा क्या होगी। ये जरूरी है। और संविधान भी माथे पर तभी लगाते जब आसपास कैमरा हो। फिर डेफिनेटली। अच्छा, तो झारखंड वहां से निकल के कहाँ जाते हुए देख रहे हैं सर? वो तो वहां से निकल के आते हैं उस आरएसएस से, जो पहले दिन से 30 नवंबर 1949 से लेकर के और अभी तक, इस लोकसभा चुनाव के पहले तक, जो संविधान को हटाने, बदलने और खत्म करने की कसमें खाते रहे। अभी खामोश हुए हैं जब लोगों ने 240 पे टिका दिया उनको, जब मुंह की खानी पड़ी तब समझ में आया थोड़ा बहुत। तो सर आज की तारीख में झारखंड किधर जाते हुए देख रहे हैं? नहीं, देखिए, झारखंड में बहुत स्पष्ट है, हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं। अब यूसीसी, ये समान नागरिक संहिता की बात हो रही झारखंड में, वो सरना धर्म को लेकर के आए। सरना धर्म कोड बेहद महत्वपूर्ण है आदिवासियों के लिए, और हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद लोकप्रियता बढ़ी है उनकी। जो एंटी इनकम्बेंसी थी वहां पर झारखंड में, वो कम हुई है। बीजेपी के पास कोई लीडर नहीं है। हेमंत सोरेन के सामने कौन सा लीडर है बीजेपी के पास? तो न तो लीडरशिप है, आपके पास केवल विभाजन है, आप तलवार लेकर के खड़े हुए, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं।
हाँ, चुनावी मशीनरी आपके पास है, उसका जितना दुरुपयोग हो जाए, जितना इस्तेमाल हो जाए, उसी पर डिपेंड है। बाकी झारखंड में भी पहले मुझे ये लग रहा था कि मुकाबला 50-50 है, लेकिन अब की स्थिति ये है कि इस समय पलड़ा जेएमएम का भारी है, इंडिया अलायंस का भारी है। नतीजे क्या आते हैं मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन आज की तारीख में हम लोग ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर विकेट पर है और जो इंडिया अलायंस है वो मजबूत है इस समय। और महाराष्ट्र में किधर जाते हुए देख रहे हैं सर? महाराष्ट्र में तो बहुत स्पष्ट है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को कोई अब नहीं रोक सकता, अगर कुछ अलग ना हुआ तो। अच्छा, शिंदे की कुछ हालत ऐसी हो गई, ना घर के रहे ना घाट के रहे। शिंदे भी और ये अजित पवार भी, वो भी कहां बचेंगे। बीजेपी की ये पुरानी रणनीति है, पहले मिलाया और फिर उसको खत्म किया। केवल एक उदाहरण नीतीश कुमार है, जिनको अभी तक पूरे तरीके से खत्म नहीं कर पाई बीजेपी। खेल तो वहां भी चल रहा है, लेकिन कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको बीजेपी ने मिलाया और उसको खत्म नहीं किया। शिवसेना कभी बड़ा भाई हुआ करती थी महाराष्ट्र में, और क्या किया शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ क्या किया। तो पहले तो उद्धव ठाकरे को निकलना पड़ा, और जब वो निकल गए वहां से तो उनकी ही पार्टी तोड़ दी। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये घरों में विभाजन करती है, वो तो पार्टी है। उसकी विचारधारा, उसकी पॉलिटिक्स करने का तरीका, वो केवल और केवल विभाजनकारी है। तो मैंने कहा ना कि परिवारों को विभाजित करते हैं, इनके लिए देश, प्रदेश और समुदाय, संप्रदाय, ये तो बहुत छोटी सी बात है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। चलिए रविकांत सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।